हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। सभी लड़कियां दिवाली मनाने अपने घर चली गई। तुम क्यों नहीं गई? दिवाली की तो तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी होगी। मालती सभी लड़कियों के घर जाने के बाद अमृता के कमरे की बत्ती जली देख उसके कमरे में जाकर चौंक कर बोली, नहीं आंटी, बस ऐसे ही मन नहीं हुआ जाने का, कोई खास बात नहीं है। मेस बंद हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं बाहर खा लूँगी। एक हफ्ते के अंदर तो सभी लड़कियां आ ही जाएगी, आप चिंता मत करिए। अमृता ने मुझे मन की बात टालने के लिए कहा। मगर अमृता का उदास चेहरा देखकर मालती भाप गई कि कोई बात जरूर है जिसमें इसे इतने बड़े त्योहार पर भी घर जाने से रोक दिया। बेटा, साथ रहते रहते हम सभी एक परिवार की तरह हो गए हैं। मेस बंद हो गया तो क्या, मैं अपने लिए खाना तो बनाऊंगी ही ना। और फिर अब मुझे तुम सबके साथ खाना खाने की आदत पड़ गई है। अकेले खाना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम दोनों साथ खाना खाएंगे। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। यदि तुम्हें उचित लगे तो मुझसे कुछ भी मत छिपाओ। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझसे तुम्हारा यह उदास देखा नहीं जा रहा है। मालती के उसके पास बैठते हुए उसकी पीठ के हाथ रखकर कहा तो उनकी ममता भरा स्पर्श पाकर अमृता की आंखों में आंसू बहने लगे। मेरी माँ मुझे पैदा करते ही मुझे अकेले छोड़कर चल बसी थी। मेरी मौसी मेरा सौतेला माँ है। घर पर रहती हूँ तो वह मुझे पोसने का कोई कसर नहीं छोड़ती है कि मेरा पैदा होते ही मेरी माँ को खा लिया। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें मुझे पालने के लिए अपनी बड़ी बहन की जगह नहीं लेनी पड़ती। उस जमाने के माता पिता का वात्स्य ही 100 रुपये ही होता था। मेरे नाना नानी ने सोचा कि मौसी की आर्थिक अच्छी तरह से कौन मेरी देखभाल नहीं कर सकता। पापा ने भी यही सोचकर मौसी से शादी कर ली कि वे अपनी बहन की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालेगी। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने अपना सारा आक्रोश मुझ पर ही निकालना शुरू कर दिया। आप ही बताइए, अपनी माँ की मृत्यु के कारण कैसे हो सकती हूँ मैं? मेरा इसमें क्या दोष है? और यदि उनका विवाह मेरे पापा के साथ हुआ भी तो मेरी क्या गलती है? इसीलिए मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में रख कर ही पढ़ाया और मुझे वे कभी घर नहीं आने देना चाहते ताकि मुझे आकर मौसी का व्यंग बान ना सहना पड़े। जब उनका मन होता है वह स्वयं मुझसे मिलने आ जाते हैं। अमृता ने सब कुछ बताते हुए कोई भूमिका से कह डाला। मालती उनकी बात सुनकर उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, मुझे बहुत दुख हुआ ये सब जान के, लेकिन तुम दुखी मत हो। किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो बताना मुझे। वह चली गई। मालती के जाते ही अमृता सोच पड़ गई, कितना विरोधाभास है उसकी मौसी और मालती आंटी के स्वभाव में। उसके मन में 6 महीने पहले की घटना तैरने लगी। तब वह नौकरी के सिलसिले में पहली बार दिल्ली आई थी और एक हाउस में रहना शुरू किया था। आते ही उसे वायरल बुखार में अपनी चपेट में ले लिया था। मेस में बना खाना उसे नहीं खाना था। फिर उसके अनुरोध करने पर भी जब मेस चालक ने उसे अपनी पसंद का खाना देने से इनकार कर दिया तो वह पास की दुकान पर ब्रेड लेने पहुंच गई थी। लेकिन जब दुकानदार ने ब्रेड नहीं है कहा तो वह बड़बड़ाई कि तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे मेस में तला भुना खाना नहीं खाना पड़ेगा। दुकान पर ही पास में खड़ी मालती की उनकी बात सुनकर फिर उसका हाथ छूते हुए बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें तो तेज बुखार है, मेरे घर चलो, मेरे पास ही है, तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी। अनजान शहर में एक अनजान औरत से ऐसी आत्मीय भरी बात सुनकर हम हतप्रभ हो गए। उसे वे पढ़ी लिखी सम्राट परिवार की लग रही थी, लेकिन प्रतिदिन इसकी वारदातें सुनकर में आती थी। एकदम से किसी पर भी विश्वास करना उसे ठीक नहीं लगा। इसीलिए उसने जवाब देते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लूँगी, आप परेशान ना हो। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। तबीयत खराब हो तो खाना भी ठीक से मिलना ज़रूरी है, वरना तबीयत बिगड़ सकती है। उनकी बात बीच में ही काट के दुकानदार बोला, अरे ये पास में ही तो रहती है, बहुत अच्छी है, मैं इन्हें 20 सालों से जानता हूँ। मालती के आत्मभय भरे आमंत्रण पर दुकानदार के आश्वासन की मोहर लगाते हुए अमृता के
नानुकार करने की गुंजाइश ही नहीं रही। अतः बोली ठीक है, तो फिर उनके साथ ही घर पहुंच गई। एक बड़ी सी 2 मंजिला कोठी के सामने जाकर दोनों रुक गई। मालती उसे एक बड़े ड्राइंग रूम में ले गई। सामने दीवार पर पूर्वावस्था के पुरुष की माला पहने हुए एक बड़ा सा फोटो लगा था। उसमें अनुमान लगाया जा सकता है वह फोटो उसके पति की ही होगी। मालती ने उसे दीवान पर आराम करने के लिए कहा और फिर अंदर जाकर तुरंत चाय बना लाई। उसके बाद ब्रेड स्टाइलिश भी थे। अमृता को बहुत संकोच हो रहा था उन्हें ये सब करते देख। उससे सुसुसाते हुए पूछा, आंटी आप यहाँ अकेली रहती है? हाँ बेटा, एक बेटा है, इंजीनियर है, वो पुणे में नौकरी करता है। आंटी एक बात कहूँ, यदि बुरा ना लगे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा बोलो, क्या कहना चाहती हो? निसंकोच कहो। उसने उत्तर से अमृता का हिम्मत बढ़ गई। बोली, आंटी आपका इतना बड़ा घर है, आपको अकेलेपन भी नहीं लगता होगा? आप क्यों नहीं ऊपर मंजिले में कुछ कमरे हम जैसी लड़कियों को रहने के लिए देती है? आंटी प्लीज यह मत सोचिएगा कि मैं आपकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाना चाहती हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात तो हम कह ही दी मैंने। इतना बोलते ही अमृता का अपराध भावना से घेर लिया, लेकिन तुरंत ही मालती ने उत्तर दिया। वह उसके बाहर आ गई। मालती बोला, नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छी सलाह दी है, इसमें मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मकान की जरूरतमंद के काम भी आ जाएगा। सच आंटी, उसने खुशी जगाते हुए कहा। फिर थोड़ी तटस्थ होकर उन्हें और सोचने का मौका ना देते हुए बोली, तो फिर मैं देर किस बात की, मैं शाम को ही अपने रूममेट्स को लेकर आती हूँ, ठीक है? लेकिन अभी लंच करने जाना और फिर वादा करो कि तुम जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती यही खाना खाओगी। मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। अब तो मुझे यही रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। अमृता लिफ्ट पर भावार्थी भेंट में बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन पहली मुलाकात में इतना औपचारिक होने का उसे संकोच हुआ और मालती को भी शायद यही स्थिति थी। लंच करने शाम को फिर आने का वादा करके वो चली गई। शाम को अमृता अपने 4 लड़कियों को लेकर मालती के घर पहुंच गई। मालती उन लोगों को देख के बहुत खुश हुई और फिर बोली, ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का समय दो ताकि मैं ऊपर किसी को बुला कर तुम लोगों का रहने का इंतजाम करा सकूं। जब तक मेस का इंतजाम नहीं होता तुम लोग मेरी किचन में ही खाना खाना। अरे वाह आंटी, लेकिन किसी को बुलाने की आवश्यकता क्या है? हम चारों ही मिलकर सारी व्यवस्था कर लेंगे। मेस जब तक नहीं बनेगा हम आपको किचन में खाना बनाकर खिलाएंगे। हमें खाना बनाना आता है, आप जो चार्ज करोगी हम दे देंगे। दूसरी लड़की प्रियंका को थोड़ा अनौपचारिक होते हुए कहा, पैसे की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा अकेलापन रहता है, वह तुम लोगों के साथ रहने से ही दूर हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ी अनुशासन प्रिय हूँ, टीचर थी ना। बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूजिक सुनना और लेट नाइट आना जाना मुझे पसंद नहीं। कोई मजबूरी हो तो बात अलग है। सारी बातें तय हो गई। उसके बाद उन लड़कियों ने मिलकर ऊपर से 2 कमरों को व्यवस्थित किया। देखने में लग रहा था कि महीनों में उन लड़कियों में किसी को खोज खबर नहीं ली। ऊपर 5 कमरे थे, बाकी के कमरों में भी महीने भर के अंदर ही लड़कियां आ गई। यही सत्र का शुरुआत थी, इसीलिए उसमें से कुछ पढ़ने वाली लड़कियां थीं। मेस का भी इंतजाम हो गया, लेकिन मालती खाना अपने सुपरविजन से ही बनवाती थी। कुछ मिलाकर 10 लड़कियां थीं। हर एक के खाने का पसंद का ख्याल रखता था। कोई बीमार पड़ती तो उसके लिए अलग खाना बनता था। सभी लड़कियां मालती का व्यवहार से बहुत खुश रहती थी और जल्दी जल्दी उससे घुल मिल गई थी। उन्हें अपने घर पर कमी नहीं महसूस होती थी। मालती ने अपना खाना मेस पर ही खाती थी। एक बात सबने महसूस किया कि मालती का व्यवहार सामान्य औरतों की तरह नहीं है, कुछ हटकर था। एक गहरा उदासी की परत उनके चेहरे में छाई हुई थी। कभी किसी ने उन्हें खुलकर हंसने नहीं देखा था। लड़कियों का अनुमान था कि शायद पति की मृत्यु हो जाने के बाद बेटे से दूर होने पर वह बुझी बुझी रहती है। अमृता ने मोबाइल की घंटी बजी। मालती ने फोन उठाया। उन्होंने डिनर के लिए उसे नीचे बुलाया था। वह तुरंत नीचे पहुंच गई और फिर सुसुसाते हुए बोली, सॉरी आंटी, मुझे खाना बनाना चाहिए था, मैं आकर बना रही थी। आप क्यों परेशान हुई? कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम्हें बनाकर नहीं खिलाती? आज के बाद मुझे अपनी माँ ही समझो। वैसे ही तुम्हें एक प्यार करने वाली माँ चाहिए और मुझे एक बेटी। फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे के जीवन में इस कमी को पूरा कर दें। अमृता की यह बात सुनकर अवाक रह गई। आज मालती बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसका यह नया रूप देखकर वह हैरान हो गई।
उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। अपने कमरे में आकर वह मालती से कथन के बारे में सोचती रही। उसकी स्थिति जानने के बाद उसकी प्रतिक्रिया उसे असमंजस की स्थिति में डाल रही थी। दीपावली के अगले दिन अमृता के पापा उससे मिलने आए तो हमेशा की तरह उसके कमरे में न आकर उसने नीचे ही मिलने के लिए बुलाया। वो नीचे ड्राइंग रूम के बाहर मालती की आवाज़ सुनकर ठिठक कर खड़ी हो गई। मालती कह रही कि मेरी माँ मुझे पैदा करते ही चल बसी थी। अमृता की मनोस्थिति को मुझसे अधिक और कौन समझ सकता था। मैं उसकी माँ का स्थान तो नहीं ले सकती, लेकिन उसके जीवन को इस कमी नहीं खलेगी। मैंने कल अपने बेटे रोहित से बात की थी। उसने मेरी पसंद पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी थी। इसी प्रकार के दबाव पर आप अपनी बेटी पर नहीं हैं। आप दोनों को ठीक लगे तो आप बात आगे बढ़ाओ। यह सुनकर अमृता के पांव तले जमीन जैसे जम सी गई हो। उसने समझाने में देर नहीं लगी। उस दिन आंटी उसकी इतनी ममता क्यों उखेड़ रही थी। अभी उसकी सोच रही थी कि मालती की नज़र उस पर पड़ गई। वे बाहर से आकर उसके हाथ पकड़कर अंदर ले गई। अतः बोली, अभी तक तो तुमने एक गेस्ट की तरह मेरे घर को रौनक की है। अब मेरी बहू बनकर मेरे बेटे की जिंदगी में रौनक कर दो। तुम्हें मेरी बहू बनना है, इसलिए उस दिन तुम मुझे दुकान पर मिली थी। अमृता भाव तरीक से अपने पाप छूने के लिए झुकी तो मालती ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। अमृता बोली, मेरी माँ को तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन होती तो आप जैसी ही होती। अमृता के पापा मूक दर्शक बने। इस दर्द के रिश्ते को देख रहे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। आई होप दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।